हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेपी क्लाइमेक्स आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार प्राइमरी टीचर ऑफिशियल पेपर होगा जो 24 अगस्त 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जनरल पेपर हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं 2.0 का प्राइमरी वैकेंसी आ चुका है। आप लोग को यहाँ से प्रीवियस ईयर कर के जाइएगा, आप लोग को यहाँ से ज़रूर पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे। हम यहाँ से प्लेलिस्ट बना देंगे, प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे और प्रीवियस ईयर दोनों करवाएंगे जो फर्स्ट और सेकेंड में हुआ था। तो ये वीडियो यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहले से। तो देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा था बीपीएससी की तरह से, पूरा पैटर्न ही चेंज था। इस तरह से मान लीजिए 5 ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो कह रहा है कि पहला प्रश्न यहाँ मान लीजिए कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है किस का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर, बी ऑप्शन दूसरा कह रहा है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन कह रहा है वोल्टमीटर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और पांचवें ऑप्शन में कह रहा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चौथा पांचवा सभी में देखने को मिल जाएगा। यह देखिए एग्जाम का में जो है प्रश्न का लेवल हाई करने के लिए प्रश्न को 5 ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विद्युत विभव मापने के लिए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई एक से अधिक, यानी चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर पूछा जाए कि पोटेंशियोमीटर कैसे है, तो पोटेंशियोमीटर यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग एक परिपथ में, इसमें एक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में किया जा सकता है। और यहीं पर इसका बात करें कि पोटेंशियोमीटर किसने खोज किया था, तो इसका नाम याद रखिएगा। तो यह एक मापन का इकाई पद्धति है। इसका खोज जो है 1841 में जोहान क्रिश्चियन पोंगवेडार्फ ने के द्वारा किया गया था। ठीक है। बोल्ट एक आदर्श रूप में कार्य करता है। क्या करता है, तो यह एक आदर्श वोल्टमीटर के रूप में कार्य करता है। अब यहीं पर अगर आपसे पूछे कि नेक्स्ट प्रश्न में अगर पूछे गैल्वेनोमीटर की क्या किसने किया है, तो गैल्वेनोमीटर भी एक अमीटर और वोल्टमीटर दोनों तरह काम करता है। इसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है। किसके, तो गैल्वेनोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। और अगर यहीं पर हम बात करें कि वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर जो है तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वोल्ट मीटर में क्या होता है। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है हैंस ओस्टेड ने 1819 में वोल्ट मीटर का आविष्कार किया था। किसने, हैंस ओस्टेड ने किया था। और इसका उपयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, वोल्ट मीटर का, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी तरह हम व्याख्यात्मक बताएंगे ताकि आपको जो आने वाले प्रश्न हैं इसी तरह यहाँ से आपको व्याख्या पढ़िए पर ध्यान दीजिए और सुनते चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक क्या है। यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है अदिश, बी ऑप्शन यानी दूसरा कह रहा है कि सदिश, और सी ऑप्शन विमाहीन, और डी चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त में एक से अधिक, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्या है, तो एक सदिश राशि है। राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाता। तो और आइए व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। चुंबकीय बल का जो है दिशा वर्णन में करने के लिए किया जाता है लंबवत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा है, मान लीजिए तीसरा है। तो तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि सबसे स्थिति, पहला ऑप्शन कह रहा है कि बैठने की स्थिति में ढकेल सकता है, या खड़े होने की स्थिति में, या ज़मीन पर लेटने की स्थिति में, एक में से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़े होने की स्थिति में। अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई लेटा हुआ है व्यक्ति, जैसे यह व्यक्ति
यह व्यक्ति अगर ऐसे है तो यह खड़ा होगा तो यहाँ पर इसका पैर है, तो एक ही जगह पर अगर मान लीजिए दलदली ज़मीन होगा तो धंसता चला जाएगा, और अगर यही ज़मीन पर जब सो जाएगा व्यक्ति तो वह धीरे धीरे दबेगा, मतलब वहाँ पर धंसाने का चांस कम रहेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर दूसरा, खड़े होने की स्थिति पर जो है वह पृथ्वी को अधिक ढकेल रहा है, तो इसका राइट आंसर यही दूसरा हो जाएगा। द्रव्यमान युक्त गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा दूसरे की ओर खींची जाती है, प्रायः गुरुत्वाकर्षण खिंचाव मानते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, किसमें? ये देखिए केमिस्ट्री से प्रश्न है। तो मिट्टी के तेल में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह उठेगी या गिरेगी या वैसे ही रहेगी या उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है गिरेगी। क्या होगा? गिरेगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दूसरा वाला सही हो जाएगा, यह गिरेगी। एक प्लवन वस्तु अपने भार के बराबर पानी की मात्रा विस्थापित करती है। चूँकि पानी जमने पर फैलता है और जमे हुए पानी की एक इकाई में भार की आयतन तरल पदार्थ में इकाई से अधिक होता है। सही बात। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो गैस्ट्रिक जूस या रक्त प्लाज्मा या सिरका, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो है दूसरा वाला सही हो जाएगा। आपसे पूछे कि रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है, तो एग्जैक्ट होता है 7.4 होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर रक्त का 7 पॉइंट से अधिक होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीएच का अर्थ होता है हाइड्रोजन की शक्ति। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर मापकर इस संकेतक के रूप में कार्य करता है कि एक रसायन की क्षारीय। अगर आपसे पूछे कि रक्त कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, अम्लीय। पीएच मान कितना? 0 से लेकर 14 तक होता है, यानी एग्जैक्ट होता है। यह एक उदासीन रक्त होता है। उदासीन का कलर कैसा होता है? तो उदासीन होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 1 mm 25 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसा कि जानते होंगे कि रेटिना के स्क्रीन के लिए एक वास्तविक छवि किस पे बनता है? तो वह 2 सेंटीमीटर पर लेंथ पर बनता है। अगर हम बात करें कितने सेंटीमीटर के दूर पर हम अच्छे से बुक को अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो यहीं पर राइट आंसर हो जाता है, तो 25 सेंटीमीटर। और लेकिन नेत्र की लेंस की नाभिक दूरी से पूछा है लगभग कितना होता है, तो एग्जैक्ट होता है कितना? तो 2 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया में से कौन सा पदार्थ बनता है? कौन सा पदार्थ बनता है ये आपको बताना है। कैल्शियम क्लोराइड बनता है, या विरंजक चूर्ण बनता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन की गैस में कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है? विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं या जान लीजिए। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तब बनता है जब शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस पर परस्पर अभिक्रिया करते हैं। क्लोरीन गैस अत्यधिक क्रियाशील होती है और बुझे हुए चूने जैसे अन्य पदार्थों को आसानी से अवशोषित करती है। ठीक, CaOH2 प्लस Cl2 CaCO2 प्लस H2O, ये होता है इसका सूत्र। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि माता पिता के संतानों
संतानों में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है रूपांतरण, बी दूसरा दिया गया है आनुवंशिकता, तीसरा दिया गया है जीन, चौथा दिया गया है उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो माता पिता के संतानों के लक्षणों को की प्रक्रिया पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? तो आनुवंशिकता कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं आनुवंशिकता मेंडल का प्रथम नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम कहता है। मेंडल का द्वितीय नियम क्या कहता है? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहता है। मेंडल का तृतीय नियम प्रभाविकता का। मेंडल ने जैसे कि 1800 में दशक में ऑस्ट्रेलियाई भिक्षु ग्रेगर जार मेंडल ने इसमें मटर पर प्रयोग किया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली क्या बात है? बात क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है ये बताना। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि अमीटर को समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा चाहिए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और पांचवा ऑप्शन कह रहा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो है दूसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना जाना चाहिए। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ओम का नियम क्या, जैसा कि जानते हैं स्थिर तापमान, विद्युत धारावाही तार और विभवांतर उसमें प्रभावित विद्युत धारा को समानुपाती होता है। ठीक है। और अमीटर क्या होता है? अमीटर एक उपकरण है जिसका प्रयोग परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। और वोल्ट मीटर क्या है? तो वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसका प्रयोग एक परिपथ को दो टर्मिनलों को बीच जो है जोड़ने को मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर के आदर्श रूप को अनंत प्रतिरोध होता है। चलिए आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस और रसायन क्लोराइड का उत्पादन होता है। क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। पांचवा ऑप्शन कह रहा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहे के बुरादे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से सवाल देखिए बनता था बीपीएससी में। आशा करता हूँ आपको यहाँ से समझ में आ रहा हो। और इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा और हम जो करा रहे हैं प्रश्न इतना हार्ड आपको यूट्यूब पर नहीं कराते हैं लोग, वही ईजी वाला कराते हैं और वहाँ से आता नहीं प्रश्न। तो यहाँ से आप बने रहेंगे तो हम आपको ऐसे ही आएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि इस बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि चराई होता है या वनारोपण होता है या उन्मूलन होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है जब बाढ़ को रोकने के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? तो जब वनों का कटाई हम करेंगे, वनारोपण करेंगे तो जो है इस तरह से बारिश नहीं होगा। तो यही होगा इसका राइट आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। अब अगर अवधारणा के बारे में हम जान ले कि राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम यानी NAP देश में वन वृक्ष के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन में सुधार करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित के एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अगर हम बात करें 2002 में शुरू किया गया और इसके दो घटक ग्रीन इंडिया मिशन और GIM नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें कि भारत में कुल भूमि का प्रतिशत कितना होना चाहिए तो 33 यानी 33% होना चाहिए। यह एक अनुमानित है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जहाँ प्रत्येक वृक्ष नहीं होते वहाँ वृक्षारोपण का बाढ़ में से बचा जा सकता है। इसी प्रक्रिया को वनारोपण के रूप में जाना जाता है।
ठीक है। तो इसलिए जब हम वन को काटने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर बारिश का संभावना बहुत कम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि जो खाने की, अगर आप प्लास्टिक में जो लेते हैं देखे होंगे आप, जहाँ से खाना ट्रेन व्रेन में लिए होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि खाने के डिब्बों में जिंक के बजाय क्या होती है, तो टिन की परत चढ़ी होती है, चमकीली पन्नी लगी होती है। तो इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है कि जिंक टिन की तुलना में महंगा होता है, ऐसा ऑप्शन। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन टिन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरा वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, टिन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। खाने के डिब्बों का लेपन जो है, खाने के डिब्बे का रासायनिक रूप में से निष्क्रिय पदार्थ से बने होने चाहिए ताकि भोजन के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो जो भोजन को दूषित या खराब कर सके। इसके अतिरिक्त पदार्थ सुरक्षित अविषाक्त होना चाहिए, साथ ही प्रसंस्करण के दौरान ऊष्मा और दाब का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यही तुलना सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिंब का निर्माण, या प्रोस्टेजन का स्राव, या फिर एस्ट्रोजन का स्राव, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, जो है यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर महिलाओं के आंतरिक प्रजनन तंत्र में प्रजनन ग्रंथियों में एक जोड़ी क्या होता है? अंडाशय। और मानव में क्या होता है? मनुष्य में तो अंडाणु होता है। लैंगिक हार्मोन उत्पादित करते हैं, वे प्रजनन अंतःस्रावी तंत्रों के लिए आवश्यक होते हैं। अंडाशय के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है होते हैं, जैसे अंडे का उत्पादन अंडाणु से होता है, हार्मोन संबंधी कार्य भी होते हैं, प्रोस्टोजन और एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर जो है ऊपर इसमें से चारों एकदम विकल्प सही हो जाएंगे, तीनों विकल्प सही हैं, तो इसलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है मेथेनाइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर जो है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम आपको कुछ यहाँ पर बता दे रहे हैं, इमली में जो है टार्टरिक अम्ल होता है। और अगर यहीं पर आपसे लिख लीजिए, अगर लिखना हो तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल, और सेब में मोलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, दूध में क्या पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दूध में। ये यहाँ पर इससे यूपी टेट में भी प्रश्न पूछा गया है। नींबू का रस में क्या पता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, और अंगूर में टार्टरिक अम्ल। अंगूर और इमली में दोनों सेम पाए जाते हैं। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट प्रश्न पर कह रहा है कि कोलीफार्म क्या होते हैं? कोलीफार्म क्या होते हैं आपको बताना है कि प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित जीवाणु, और गर्म चश्मों पर पाए जाने वाले जीवाणु, अंडे, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले रोगाणु, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर, पहला ही सही उत्तर हो जाएगा, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थिति जीवाणु। कोलीफार्म क्या होता है? तो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित जो है जीवाणु होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का क्या नाम है? जो है भारत के नए संसद का जिसने त्रिभुजाकार जो है उसका आकार दिया है, उनका नाम क्या है आपको बताना है। अरुण गोयल, या पद्मा श्री बिमल पटेल, या अनूप राय, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर पद्मश्री बिमल जो है, यह जो है वास्तुकार मतलब संसद का जो है
निर्माण इन्होंने ही किया था। अयोध्या के राम मंदिर शिल्पकलाकार चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है। अगर आपसे पूछे, अगर आगे पूछा जा सकता है कि अयोध्या का जो मंदिर का शिल्पकार किसने किया है, तो चंद्रकांत सोमपुरा। उन्होंने 1989 में अयोध्या राम का मंदिर का डिजाइन तैयार किया था, 1989 में। और चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी की मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था 10 से 15% या 20 से 25% या 30 से 35%, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 10 से 15% होता है। कितना, 10 से 15%, यानी पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। भारत की वयस्क जनसंख्या के मतदाताओं का प्रतिशत जो कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते थे, 10 से 15% था। इसका कारण यह है कि संविधान सभा का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। ठीक, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? तमिलनाडु या मध्य प्रदेश या राजस्थान या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला, यानी दूसरा सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने जो है दिया। अप्रैल 2023 में मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी में शामिल किया था। भारत में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण का क्रियान्वयन अभी शुरुआती चरण में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? यहाँ पर दिया गया है अफगानिस्तान, मोरक्को, इराक या उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर मोरक्को हो जाएगा। इब्न बतूता कहाँ से आए थे, तो मोरक्को। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला सही, यानी दूसरा सही है। इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक 1333 से 1347 के शासनकाल के दौरान भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक उनकी विद्वता में प्रभावित हुआ और उसने इब्न बतूता दिल्ली को काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दिया गया है यहाँ पर, हाल ही में भारत का पहला केवल टेस्ट रेल पुल बनाया गया। तो कहाँ पर बनाया गया ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन कह रहा है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन कह रहा है जम्मू कश्मीर, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक और पाँचवा नंबर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ पर बनाया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया। पीजीआई न्यूज़ प्रधानमंत्री भारत के पहले केले अंजी खंडू पुल के पार पूरा होने की सराहना की। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो गुजरात, राजस्थान, बिहार, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो है गुजरात में शुरू किया गया। यह महत्वपूर्ण परियोजना भारतीय खनन समूह वेदांता और प्रसिद्ध ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता फॉक्सकॉन द्वारा किए गए 1.54 लाख करोड़ रुपए में निवेश परिणाम है। कितना, 1,54,000 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यह सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में लाया गया है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट जो भी हो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन कह रहा है कि डॉक्टर ग्रांट, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि HS पोलक, सी ऑप्शन कह रहा है इरविन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर यह
और 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जीवन के पहले प्रयास किसने किया था? तो इरविन ने किया था। राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा वाला हो जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। चंपारण और उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में के किसान भूमिहार तिनकठिया प्रणाली के तहत नील की खेती करते थे। तिनकठिया प्रणाली के तहत किसान अपने जमींदार के लिए अपनी भूमि का 20 में 3 हिस्से पर नील की खेती के लिए बाध्य थे। अंग्रेज जो है 20 हिस्से में 3 हिस्से के लिए बाध्य थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित 12U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो कौन सा सदस्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है कि भारत, दूसरा ऑप्शन कह रहा है इजराइल, सी ऑप्शन कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर उपयुक्त में एक से अधिक, यानी यहाँ पर भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमीरात भी है। भारत, अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर ये एक नया शक्तिशाली समूह बनाया। इसे 12I2U2 के नाम दिया गया। क्या ये I2 है? क्या है? I2 और U2 का नाम दिया गया है। इसमें I2 भारत और इजराइल के बीच के लिए, जबकि U2 अमेरिका और संयुक्त राज्य अमीरात के लिए है। वेस्ट एशियन कांड यात्री I2U2 फर्स्ट एयर लीडर सम्मेलन वास्तव में 14 जुलाई को आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों को व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने पर चर्चा है। सदस्य देशों के आपसी सहयोग में 6 क्षेत्र की पहचान की गई है। ठीक, चलिए आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, बी ऑप्शन कह रहा है दूसरा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि इन उपयुक्त में से एक से अधिक, और डी ऑप्शन कह रहा है पाँचवा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने इसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट किया है। तो यह किया है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर। किस पे? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो कहाँ पर हुआ है ये आपको बताना है। कहाँ पर यह तब हुआ है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि पापुआ न्यू गिनी, बी ऑप्शन कह रहा है नामीबिया में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ब्राज़ील में, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पाँचवा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह हुआ है पहला ऑप्शन सही है, पापुआ न्यू गिनी में। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच जो है पापुआ न्यू गिनी में शुरू हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए अगला देखते हैं। रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है कि वाशिंगटन, बी ऑप्शन दूसरा कह रहा है शिकागो, तीसरा कह रहा है न्यूयॉर्क, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पाँचवा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह न्यूयॉर्क सही उत्तर हो जाएगा। न्यूयॉर्क सीनेट ने रोवन विल्सन को राज्य का पहला अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। राज्य ने सीनेट द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद रोवन विल्सन न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बन गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत नाटो प्लस का समूह हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि UK, दूसरा ऑप्शन कह रहा है USA संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन कह रहा है जर्मनी, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त से एक से अधिक, और पाँचवा उपयुक्त से कोई नहीं। तो यह यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा USA, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका कांग्रेस समिति की सिफारिश की है भारत को नाटो प्लस का समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। नाटो +5 अभी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कौन कौन सा देश शामिल है यानी जी नाटो का? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया सहित 5 देशों को समूह है। समूह वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह दिशा काम करता है। नाटो प्लस का सदस्य बनने का लाभ भारत को इन देशों के बीच निर्बाध खुफिया जानकारी के साझा की सुविधा मिलेगी। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया, किसको दिया गया ये आपको बताना है। कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि जॉर्जी गास्पोर्डिनो को, या फिर मार्गरेट एटवुड को, या फिर तीसरा कह रहा है अरविंद अडिगा को, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया है। किसको? गोस्पोडिनो। बगलेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो और अनुवादक एंजेला रोडेल को उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का विजेता नामित किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी CEO कौन है? एलोन मस्क, लिंडा यार्किनो, पराग अग्रवाल, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर लिंडा यार्किनो है। क्या ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी CEO कौन है? लिंडा यार्किनी। एलन मस्क ने पुष्टि किया कि लिंडा यार्किनी जो है ट्विटर के CEO हैं। वह मुख्य रूप से बिजनेस ऑपरेशंस और फोकस करेगी, जबकि मस्क ने प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए नई टेक्नोलॉजी का ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 52%, 52.89%। बी ऑप्शन का दूसरा कह रहा है कि 63.68%। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 53.57%। या चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर इनमें से कोई नहीं जो है। बिहार की महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर कितना है? तो यहाँ पर है 51%। कितना? 51, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 51% 5% है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, वे जानी जाती हैं, किसके लिए जाना जाती हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि वास्तुविद के रूप में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, या पेपर मेसी कलाकार के रूप में, या उपयुक्त से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पर पेपर मेंसी कलाकार के लिए जो सुभद्रा कुमार जानी जाती हैं। ठीक, उनके उल्लेखनीय कौशल को कलात्मक प्रतिभा ने देश का ध्यान आकर्षित किया, जिसने इन्हें 2023 में यह विशिष्ट सम्मान मिला है पेपर पेंसिल के लिए में से। अगला प्रश्न दिया गया है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ पर की पूजा करते थे? ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि इमली, आम, कदम, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है छोटा नागपुर जो है किसका? मुंडा संथाल निम्नलिखित में से कदम के पेड़ का पूजा करते थे। राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संभाल महुआ, और किसमें अगर महुआ भी ऑप्शन दिया रहेगा तो महुआ सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में एक से अधिक सही हो जाता। तो महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते थे। छोटा नागपुर पूर्वी पठार
का एक पठार है जो झारखंड राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के अधिकांश हिस्से को कवर करता है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों में समृद्ध है। यह पठार कोयला और लोहा मैग्नीशियम का भंडार के लिए जाना जाता है। भारत में लगभग 60% से अधिक तांबा है, 50% से अधिक मैग्नीज प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छोटा नागपुर पठार खनिजों के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर खनिजों के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है आपको बताना है। खरबूजा, खीरा और तरबूज, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर चौथा हो जाएगा, जो है खीरा, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, ये सब जो है जायद की फसलें में आता है। जो है इसकी समय होता है मार्च से अप्रैल में लगाई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। ठीक, चलिए आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान का अधिकेंद्र कहते हैं। जानवरों के व्यवहार को अध्ययन करना स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी एक तरीका है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उपरोक्त में एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक, यानी जो है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान का अधिकेंद्र रहते हैं, ये भी सही है। और जो है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी का एक तरीका है, ये सब सही है। तो सरल शब्दों में कह सकते हैं यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सरल शब्दों में भूकंप पृथ्वी हिलना होता है, यानी कंपन करना भूकंप कहलाता है। यह ऊर्जा के निकलने का कारण होता है जो तरंगे उत्पन्न करती हैं, जो सभी दिशाओं में यात्रा करती हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे वह स्थान जहां भूकंप शुरू होता है, भूकंप कहाँ आता है तो पृथ्वी के केंद्र में, यानी नीचे होता है और केंद्र में कहलाता है। और किसी सतह पर इसके ठीक ऊपर का स्थान अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंपी तरंगे या भूकंप विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की तरंगे वह ऊर्जा जो कि पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करती हैं और भूकंप लेखी पर दर्जा की जाती है। ठीक, तो चलिए, और सबसे तेज मान लेते हैं पी तरंगे होती हैं, सबसे तेजी चलती है, PS होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए लिखा गया नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियन के संबंध में सत्य है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऑप्शन पर देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह विश्व के खारे जल का सबसे बड़ा झील है समूह है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी बनाती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरा वाला। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मंगल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन कह रहा है शुक्र, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से कोई एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन कह रहा है एक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। शुक्र यानी राइट आंसर यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही आकार के हैं। इनका द्रव्यमान लगभग समान है, इनका वजन लगभग समान है और इनकी रचना बहुत समान है, एक ही सामग्री से बने हैं। ठीक है, वे पड़ोसी ग्रह भी होते हैं। ठीक, बुध शुक्र पृथ्वी यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति
शनि अरुण वरुण, ये देखिए तो शुक्र के बाद पृथ्वी आता है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। तो कौन सा अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? अर्जेंटीना, चिली या वेनेजुएला? उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वेनेजुएला, यानी तीसरा विकल्प एकदम सही उत्तर हो जाएगा। वेनेजुएला, वेनेजुएला जो है सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा है। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। अमेजन नदी बेसिन विश्व में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन का सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर हम बात करें बेसिन नदी, तो बेसिन नदी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जाए तो गंगा बेसिन नदी जो है 0.8 mm किलोमीटर स्क्वायर, नील नदी बेसिन 3.4 mm किलोमीटर स्क्वायर, मिसिसिपी नदी बेसिन 3.22 मीटर किमी स्क्वायर, अमेजन नदी बेसिन 7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, आपको बताना है। कौन सा मंडल सही क्रम में है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल, फिर बहिर्मंडल। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और तापमंडल, बहिर्मंडल। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और समताप मंडल, बहिर्मंडल। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर असेंडिंग आर्डर में कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा। पहले क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापमंडल, फिर बहिर्मंडल। अगर हम बात करें कि 12 किलोमीटर से फैला होता है कर्क रेखा से, मान लीजिए क्षोभ मंडल, और फिर यही 12 से 50 किलोमीटर में फैला होता है समताप मंडल। और मध्य मंडल की बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होता है। यह ठंडा मंडल होता है सबसे। कौन सा? मध्य मंडल। और तापमंडल बात करें तो 80 से 700 किलोमीटर जो है माना जाता है। कौन सा? तो तापमंडल। और अगर हम बहिर्मंडल के बारे में बात करें तो बहिर्मंडल जो है इसके ऊपर माना जाता है। किसने? 700 से ऊपर जो है बहिर्मंडल ही माना जाता है। अगर हम इसको अंग्रेजी में बात करें तो क्षोभ मंडल को हम क्या कहते हैं? तो ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर जो है किसको बोलते हैं? तो समताप मंडल को बोलते हैं। स्ट्रेटोफोर्स और मध्यमंडल को, और मेसोस्फेयर जो है तापमंडल को, और मेसोस्फेयर को बहिर्मंडल बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि एवं संबंध देश के स्थानीय नाम का सही युग्म है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही युग्म है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि चेना बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मिल्पा रेडोसिया जिम्बाब्वे, तीसरा लदांग मलेशिया, चौथा उपर्युक्त में से एक से अधिक, पांचवा कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर एक से अधिक, यह सब सही है, तो इसलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा, सही विकल्प। अगर हम बात करें कि स्थानांतरित कृषि क्षेत्र के बारे में और सारा बता देते हैं। अगर हम इसी तरह से चेना तो बांग्लादेश में होता है। अगर स्थानांतरित कृषि कहाँ होता है? चेना तो बांग्लादेश में होता है। और तोत्या म्यांमार में, मिल्पा युकटान और ग्वाटेमेला, और मसोले कांगो में, रे वियतनाम में, लदांग जावा इंडोनेशिया मलेशिया, तमराई थाईलैंड में, और रोका ब्राज़ील में। चेटेमिनी कहाँ होता है? तो चेटेमिनी होता है जिम्बाब्वे में। कहाँ? चेटेमिनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व के समय क्या होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है। पहला ऑप्शन 2 बजेगा, दोपहर 1 बजेगा, सुबह 10 बजेगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 बजेगा। क्यों? क्योंकि राइट आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा सही उत्तर। चूँकि
पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच के पूर्व में जो स्थान ग्रीनविच समय से आगे होंगे वे पश्चिम के पीछे होंगे। अंतर की दर गणना करें नियमानुसार। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री मतलब 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो 15 डिग्री मतलब बराबर 1 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में 4 डिग्री घूमेगी, तो 15 चौका 60, ठीक, इसलिए 60 मिनट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला दिया गया है, महासागरीय भूपर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? मुख्य खनिज घटक क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है सिलिका और एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सिलिका और निकेल, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सिलिका और मैग्नीशियम, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम, राइट आंसर यहाँ पर तीसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? फसलों के बीच खाली जमीन की पुलाव जैसे जैविक पदार्थ की परत चढ़ से ढकना। दूसरा कह रहा है कि कंटूर को पत्थरों को घास से आदि से ढकना। तीसरा कह रहा है खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं टेरेस में फसल लगाना। चौथा ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर पहला हो जाएगा, फसलों के बीच खाली जमीन को पुलाव जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, ठीक। मल्चिंग अवधारणा जैसे पुलाव खाद और प्लास्टिक की चादर जो अत्यधिक वाष्पीकरण या कटाव को रोकने में, मृदा को समृद्ध करने के, खरपतवार के विकास को रोकने आदि के लिए पौधे के चारों ओर जमीन पर फैलाया जाता है। मल्चिंग का वाष्पीकरण कम हो जाता है। मल्च नमी बनाए रखने में, मृदा को कटाव से रोकने के लिए, खरपतवारों को नियंत्रित करने में मदद करता है और यह मृदा को पोषक तत्व से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। सही युग्म क्या है ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कि सुरमा घाटी असम, दूसरा कह रहा है लिनेज क्षेत्र गुजरात, तीसरा ऑप्शन कह रहा है केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पर यह प्रक्रिया तृतीय काल में 3 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी। कब? 3 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी। भारत में अधिकांश तेल भंडारण तृतीय काल के तलछटी चट्टान संरचनाओं में एंटीक्लाइन और फॉल्ट टैप से जुड़े हैं। तृतीय काल में जलीय विभिन्न रूपों में प्रचुर मात्रा में था, विशेषकर वनस्पतियों और जीवों में लघु सूक्ष्म रूपों में होते हैं। चलिए आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार की श्रम मंत्री कौन थे? तो ये आपको बताना है श्रम मंत्री कौन थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि अरुणा आसफ अली, दूसरा कह रहा है कि श्री राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है जगजीवन राम, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा कह रहा है उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। जो है भारत की अंतरिम सरकार, जिसे भारत की अंतरिम सरकार के रूप में जाना जाता है, गठन 2 सितंबर 1946 को भारत के नवनिर्वाचित संविधान के से लिया गया था, जिसका कार्य ब्रिटिश और भारत स्वतंत्रता की ओर ले जाने की सहायता करना था। यह 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश भारत स्वतंत्रता और विभाजन की तारीख को भारत में पाकिस्तान को प्रभुत्व का निर्माण कायम रहा। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ कर रहा है कि 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि नमूना चंपारण एग्रीगेशन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ? तो यहाँ पर बताना है कौन सा होगा।
तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि फरवरी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है मई, तीसरा ऑप्शन कह रहा है नवंबर, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। जो है 1918 में जो है किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीगेशन एक्ट यूरोपीय नील भगवान के स्वामी विरुद्ध पारित हुआ था? तो यहाँ पर इसमें से कोई नहीं है। अगर हम इसका बात करें व्याख्या, तो ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में मोतिहारी और बेतिया में था। यह बिहार की नील खेती के लिए से लेकर रैयतों के बीच असंतोष इर्द गिर्द घूमता है, जिसके परिणाम स्वरूप चंपारण में नील की खेती के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, जिसमें बाद में महात्मा गांधी शामिल हुए। ठीक, गांधी जी चंपारण नील की खेती के लिए स्थिति में और उससे जुड़े काश्तकारों और शिकायतों के बारे में जानने के लिए इरादे में चंपारण जिले में पहुंचे, यह मानते हुए कि उनका मकसद आंदोलन। गांधी जी भारतीय दंड संहिता धारा 188 के तहत आरोप लगाया गया और 18 अप्रैल 1917, कब 18 अप्रैल, यहाँ पर अप्रैल ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यही सही था। 18 अप्रैल 1917 को मुकदमे के लिए बुलाया गया, जब उन्होंने चंपारण छोड़ने की नोटिस का पालन से इनकार कर दिया गया। तो कब गया था? तो 18 अप्रैल 1917 में। कहाँ? तो अप्रैल में। यहाँ पर राइट आंसर पांचवा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन कह रहा है ए बंच ऑफ ओल्ड टेलर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया। राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। कब किया था ये आपसे जान लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 से लेकर 1934 में पुस्तक लिखी द इंडियन स्ट्रगल। यह किसका है किताब? तो यह सुभाष चंद्र बोस जी का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बिहार किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? तो यहाँ पर बताना है किस में भाग लिया था। तो बिहार के किस जनजाति में कांग्रेस ने अधिवेशन में भाग लिया? उरांव में या संथाल में या सन्यासी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर उरांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उरांव में जो है भाग लिए थे। बिहार के उरांव जनजाति ने कांग्रेस अधिवेशन के गया अधिवेशन में भाग लिया था। उरांव आदिवासी समूह मुख्य रूप से रोहतास, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, भभुआ, पश्चिम चंपारण और भागलपुर में पाया जाता है। उरांव के अधिकांश आदिवासी झारखंड के छोटा नागपुर से क्षेत्र से पलायन कर भाग गए। ठीक, संथाल के बारे में बात करें अगर हम, तो संथाल झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। संथाल कहाँ की है? तो संथाल एक झारखंड की प्रमुख जनजाति है जो पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर और बिहार के अन्य जिलों में पाई जाती है। अगर हम बात करें यहीं पर थारू, तो थारू जनजाति की मुख्य पश्चिम चंपारण में पाई जाती है थारू। और चेरू कहाँ पाई जाती है? तो चेरूवास के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह एक प्रमुख झारखंड आदिवासी समूह है। कुछ चेरो लोग रोहतास और भोजपुर में गया जिलों में निवास करते हैं। चेरो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। पहला कह रहा है कि एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, तो नहीं है। यंग इंडिया महात्मा गांधी के, नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इंडियन स्पेक्ट्रम सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, ये भी नहीं है। चौथा उपयुक्त में से एक, कोई नहीं, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक किसी का भी नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है सही उत्तर हो जाएगा चौथा विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या जवाहरलाल नेहरू, या फिर उपयुक्त में से कोई एक से अधिक,
उपयुक्त से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो जवाहरलाल नेहरू की स्थापना किया गया। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना अक्टूबर 1938 में, कब? अक्टूबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक, और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, किसकी अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? सर सैयद अहमद अली हैं, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, या फिर जीवत राम भगवान दास कृपलानी हैं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त से कोई नहीं। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है सही उत्तर। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। महादेव सहाय के पुत्र, उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में के जेरादेई सीवान बिहार में हुआ था। जब गांधी जी स्थानीय किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए बिहार के चंपारण जिले में तथ्य खोज मिशन पर थे, तब उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्वयंसेवकों के साथ चंपारण आने को बुलाया। गांधी जी ने प्रभाव के लिए उनके कई विचारों को बहुत बदल दिया। सबसे पहले महत्वपूर्ण जाति से अस्पृश्यता पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पहला कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, दूसरा कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा होगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के नेतृत्व में शुरू किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च पहुंचे थे, जहां गांधी जी नमक कानून तोड़ा था। 6 अप्रैल 1930 को भारत पर नमक बनाना वर्जित था, क्योंकि इस पर विशेष रूप से ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था। नमक सत्याग्रह के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को व्यापी स्वीकृति मिली। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो कौन थी? तो यहाँ पर अरुणा आसफ अली सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणा आसफ अली। इस तरह से हम बताएंगे, टाइम कम है इसलिए आप याद रखिएगा। अरुणा आसफ अली। व्याख्या सुनते चलिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणा आसफ अली एक भारतीय शिक्षिका, राजनीतिक कार्यकर्ता के प्रशासक थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रैंड ओल्ड लेडी थे। क्या थी? ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय थी। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे और ग्वालियर टैंक के मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है किस स्थान पर BG तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो किस में किया था? तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है पूना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बम्बई, तीसरा ऑप्शन कह रहा है नागपुर, और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूना जो है इन्होंने शुरू किया था। तो भारत में होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1916 में 2 चरणों में शुरू किया गया था, पहला अप्रैल में और दूसरा सितंबर में। यह 1916 से 1918 के बीच पूरे देश में फला फूला। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के समान भारत का स्वशासन प्राप्त करना या अपना औपनिवेशिक साम्राज्य के डोमिनेशन स्टेट या होम रूल प्राप्त करना था। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर चौथा सही हो जाएगा। यमुना कारजी से सही शुरू से संबंधित था और राहिल साकृत्यायन से और सहजानंद। तो इसलिए यहाँ पर
राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। हुंकार पत्रिका के संपादन जो है किसने थे, तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन पटना से होता था। कहाँ से, तो पटना से होता था। इसका प्रकाशन 1940 में दौरान हिंदी साहित्यकारों में पंडित यमुना, यह देखिए क्या, तो पंडित यमुना कारजी के साथ राहुल सत्यनारायण और अन्य के नेतृत्व में होता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला दिया गया है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए एक श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों को एकमात्र मर्द थी। तो किसने कहा था, ह्यू रोज ने कहा था। किसने, ह्यू रोज। अब ह्यू रोज के बारे में जान लेते हैं। तो ह्यू रोज उन्होंने लक्ष्मीबाई के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया और उसकी मृत्यु पर कहा, यहाँ वह महिला पड़ी थी जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। ह्यू रोज ने अपनी झांसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह को कुचल दिया। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई एक स्वतंत्रता संग्राम की वीर योद्धाओं में से एक थी। 1853 में जब फांसी की महाराजा की मृत्यु हो गई तब लॉर्ड डलहौजी के बच्चे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और चूक के सिद्धांत को लागू कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। चलिए अगला प्रश्न पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूसी तथा यूएसएआर के प्रभाव से तहत निर्मित हुआ था। तो किस में हुआ था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी ये ग्रेट ब्रिटेन और साम्यवादी दल के कम्युनिटी पार्टी से या फिर पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 से या फिर द कास्टिटरमेंट से, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी। किसमें, कम्युनिस्ट पार्टी। ग्रेट ब्रिटेन के कम्युनिस्ट पार्टी CPGB ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट संगठन था और इसकी स्थापना 1920 में कई छोटे मार्क्सवादी समूहों का विलय के मध्य से की गई थी। स्पेनिश गृह युद्ध में CPG ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड की ब्रिटिश बटालियंस बनाने के लिए USSR के साथ काम किया। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसने अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण माना है। तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है दीनदयाल उपाध्याय वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्या, तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह माना था। दीनदयाल उपाध्याय 1916 में उत्तर प्रदेश के मथुरा यानी जन्मे। दीनदयाल उपाध्याय एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। दीनदयाल क्या थे, तो भारतीय एक राजनीतिज्ञ थे। वह वर्तमान भारत के जनता पार्टी में अग्रदूत भारतीय जनसंघ में सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी। तो प्रमुख मांग क्या थी आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजस्व में कमी थी, बेरोजगार में उन्मूलन था और वन क्षेत्रों में पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। असहयोग आंदोलन की मांग लेने वाले किसानों की मांग की थी। असहयोग आंदोलन में किसानों की भागीदारी की खेती के लिए होती थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक प्रस्तावित किया। किस में प्रस्तावित किया आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया था। इसमें द स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू 1679 से 1755 में एक फ्रांसीसी सामाजिक टिप्पणीकार और राजनीतिक विचारक थे जो शक्तियों के पृथक्करण के लिए अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। शब्द टायर्स और
पॉलिटिका या शक्तियों का पृथक्करण एक फ्रांसीसी सामाजिक और राजनीतिक दार्शनिक मोंटेस्क्यू द्वारा गढ़ा गया था। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवनिर्मीकरण में का कौन सा मुख्य कारण था। तो कौन सा था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी चौथा। कह रहा है कि रेलवे के मार्गों पर तख्तों और स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना और नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना। और तीसरा कह रहा है कि विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नति करना। ये तीनों सही है। राइट आंसर यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षित रक्षितः, कानूनी तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ अनुसंधान और विश्लेषण बिग, यानी पहला उत्तर सही हो जाएगा। अनुसंधान और विश्लेषण बिग एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा। तो यहाँ पर राइट आंसर बरदौली सत्याग्रह गुजरात यह सफल रहा है। राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आधुनिक गुजरात के बारडोली तालुक 1925 में बाढ़ और अकाल की चपेट में आ गया, जिसके फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे किसानों पर आर्थिक असर पड़ा। किसानों की दुर्दशा को नज़रअंदाज करते हुए बॉम्बे और प्रेसिडेंसी ने कर दरों में 22% की वृद्धि की। कितना 22% की वृद्धि कर दी थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत और सरकार में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में चौथा। ऑप्शन क्या कह रहा है कि पहला कि मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल के रूप में प्रभावित किया और मंदी ने भारतीय खतिहारों किसानों को आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। तो उपयुक्त में से सभी सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर चौथा हो जाएगा। 1929 में महामंदी की शुरुआत अमेरिका के स्टॉक मार्केट में गिरने से के साथ हुई थी। यह यूरोप का और जापान तक पहुंचा गया और दुनिया की हर बड़ी अर्थव्यवस्था से निकल गया। इन अर्थव्यवस्थाओं में से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभाव उन पर पड़ा जो निर्भर छोटी अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंच गए थे। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के अगस्त 1990 आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर दूसरा हो जाएगा 1992 में। कब 1992 हुआ था पिछड़े वर्ग के आरक्षण। यह यात्रा 1953 में कालेलकर आयोग की स्थापना के साथ शुरू हुई, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति एमसी और अनुसूचित जनजाति एसटी के से परे पिछड़े वर्गों को मान्यता देने का पहला उदाहरण पेश किया। 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुमान लगाया गया था कि ओबीसी आबादी 52% और 1257 समुदायों के पिछड़े के रूप में पहचाना गया था। चलिए प्रश्न आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एंगेस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपी में कितने प्रतिशत का
अंशदान किया गया था? कितने प्रतिशत का अंशदान किया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ये पहला सही हो जाएगा, 32% का जो है अंशदान किया गया था। यह एंगेस मेडिसन की ऐतिहासिक पुस्तक है और ओसीडी डेवलपमेंट ऑफ द्वारा 2004 में प्रकाशित हुई। यह सदियों की आबादी अर्थव्यवस्थाओं में से एक वृद्धि का अध्ययन करता है, न केवल विश्व अर्थव्यवस्था जैसी यह अब, बल्कि यह अतीत में कैसी थी। ठीक, चलिए आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भारत के संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा की बैठक से पहले सभी नेताओं ने निम्नलिखित में से किस बुनियादी मूल्य पर को स्वीकार कर लिया? तो किसको स्वीकार कर लिया? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी सार्वभौमिक मत, वयस्क मताधिकार और स्वतंत्रतामय और समानता अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण और उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी चौथा विकल्प एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंटेलिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी किसने लिखी? तो किसने लिखा है? तो यह लिखा है धर्मपाल ने लिखा है। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला सही उत्तर हो जाएगा। किसने? तो धर्मपाल 19 फरवरी 1922 से 24 अक्टूबर 2006 को एक गांधीवादी विचारक थे। धर्मपाल एक गांधी विचारवादी थे। इन्होंने द ब्यूटीफुल द इंटेलिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी 1983 में, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द 20th सेंचुरी 1971 में और सिविल एंडिवेस एंड इंडियन ड्रिजिश 1971 सहित कई मौलिक रचनाएं लिखी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक, व्यक्ति की गरिमा को करता है, देश की एकता और अखंडता को भी करता है, और नागरिकों एवं न्याय को भी, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता को। तो यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अगला प्रश्न, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी में ग्रसित है? तो किसने कहा? तो यह कहा है एन.बी. रमना ने। एन.बी. रमना राइट आंसर यहाँ पर तीसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो फास्फोरस चक्र, यह जो है गैसीय भू पारस्परिक चक्र नहीं है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश का उपयोग कर कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी स्वपोषी जंतु, कुछ जंतु और जीवाणु, यह सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर पराबैंगनी हो जाएगा, यानी दूसरा विकल्प एकदम सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जैविक आवर्धन। किसे? तो जैविक आवर्धन। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से गैर अकर्मणीय प्रदूषकों को बढ़ती हुई मात्रा का संचय है, अर्थात विषाक्त पदार्थों की सांद्रता क्रमिक पोषी स्तरों पर बढ़ जाती है। ठीक, चलिए आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है जनसंख्या वहन की क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा निर्धारित की जाती है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीमित संसाधन पर जो है किया जाता है। जनसंख्या की वहन सीमित संसाधनों पर किया जाता है। वहन क्षमता किसी विशेष निवास स्थान में किसी प्रजाति की औसत जनसंख्या आकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रजातियों की आबादियों के आकार का पर्याप्त भोजन, आश्रय और साथी जैसे पर्यावरणीय कारकों का द्वारा सीमित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी से के कारण होता है? किसके दूषित पानी के कारण होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। किसके? नाइट्रेट के कारण होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा में पारिस्थितिकी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या ऐसा होता है? तो यह होता है एक दिशीय होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो कौन सा घटक है? तो यहाँ पर जंतु, पादप और सूक्ष्मजीव सभी है। तो राइट ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भराव क्षेत्र लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो कौन सी लैंडफिल से उत्पन्न होती है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। कौन सा? मीथेन गैस जो है उत्पन्न होती है। मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है। यह एक शक्तिशाली हरितगृह गैस है जो सभी हरितगृह गैसों को लगभग 20% वार्मिंग प्रभाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। मीथेन का उत्पादन विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानव निर्मित क्षेत्रों में होता है जिनमें आर्द्रभूमि, पशुधन, लैंडफिल और जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण शामिल है। चलिए आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला को प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है ये आपको बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा पादप, हिरण और शेर। पादप, हिरण और शेर जो है आहार श्रृंखला को प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो किसके द्वारा? जीवाणु, मृतजीवी और परजीवी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर यानी एक प्रयुक्त में से एक से अधिक इसमें जो है यह मृत प्लास्टिक किसी से नहीं होता है। ठीक, प्लास्टिक में पॉलीफर्म जैसी संरचनाएं होती हैं। क्या होती है? पॉलीमर जैसी संरचनाएं होती है जिसका अर्थ समान अणुओं की दोहराई जाने वाली संरचनात्मक श्रृंखला है। सभी प्रकार की प्लास्टिक की एक संरचना एक जैसी नहीं होती है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल हैं। तो क्या शामिल है? तो यहाँ पर शामिल है सौर सेल और पवन चक्कियाँ और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक यानी यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है देखिए कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला डैश को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित को क्या कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है। जैसे निर्माता, प्राथमिक उत्पाद और द्वितीयक उत्पाद और तृतीयक उत्पाद। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा में ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कितने प्रतिशत करते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे जो है 1% का जो है सूर्य का प्रकाश ऊर्जा लेते हैं, इसलिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपके आंदोलन की मंजूरी मिला? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है डैश आहार श्रृंखला
में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं। तो किसमें होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी, पहला उत्तर सही हो जाएगा। किसमें? पहला स्वपोषी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं। नाम शाब्दिक अर्थ होता है स्व और पोषी व्युत्पन्न हुआ, जहाँ स्व का अर्थ होता है स्वयं और पोषी का अर्थ होता है भक्षक। इस प्रकार स्वयं भोजन को उत्पन्न करने वाले जीवों को स्वपोषी कहा जाता है। सभी हरे पौधे और पेड़ पौधे स्वपोषी उदाहरण है। स्वपोषी कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं को में बदलने के लिए प्रकाश रासायनिक ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार जो है पोषण के बारे में हमने बात कर लिया है। तो ये रहे हैं पूरे प्रीवियस ईयर। इस आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।